अब है बेडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान। अंडर दिस प्लान स्टैंडर्ड टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड मिनट्स। ईच मिनट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज कॉल्ड बेडॉक पॉइंट और Bs are indicated on each job ticket. Time wages are paid until 100% efficiency is reached. A bonus is paid on the basis of number of bedo points saved. Bonus at 75% of wages of beddogs saved is paid to the worker and 25% is paid to the foreman. बेडो योजना या बिंदु योजना। बिंदु योजनाओं का प्रादुर्भाव बेडो योजना से हुआ है। इसमें साधारण श्रमिक की कार्यक्षमता को ध्यान रखकर श्रमिक का प्रमाप कार्य निर्धारित किया जाता है और 1 मिनट का औसत ज्ञात कर लिया जाता है। इसे बिंदु कहते हैं। इस प्रकार 1 घंटे में एक श्रमिक को 60 बिंदुओं के बराबर कार्य करना होता है। यदि प्रमाप समय में केवल प्रमाप कार्य ही पूर्ण हो पाता है तो श्रमिक को केवल निश्चित पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जाता है। प्रमाप समय से पूर्व कार्य समाप्ति पर श्रमिक को पारिश्रमिक के अतिरिक्त बचाए हुए समय का पारिश्रमिक अधिलाभांश के रूप में और दिया जाता है। यदि श्रमिक को एक निर्धारित सीमा तक कार्य करने पर तो सामान्य दर से मजदूरी दी जाएगी, लेकिन यदि उसने समय बचा लिया, जैसे कि यदि एक श्रमिक को 8 घंटे का समय दिया गया है कार्य पूरा करने के लिए, लेकिन उसने उस कार्य को 6 घंटे में ही समाप्त कर दिया, तो जो 2 घंटे बचे हुए हैं उन बचे हुए समय को उसको इस योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक दिया जाएगा और उस प्रमाप समय से जो अतिरिक्त समय बचाया गया है उसको अधिलाभांश के रूप में दिया जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट है बार्थ वेरिएबल शेयरिंग बोनस। बार्थ वेरिएबल शेयरिंग बोनस plan. In this plan, guarantee of daily wages is not given to any worker. Total number of earning of a worker is calculated as follows. इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अर्निंग्स इक्वल्स टू रूट स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल टाइम टेकन इज मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट इस योजना का उपयोग नए अप्रेंटिस श्रमिकों को बोनस देने हेतु किया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी कार्य को संपन्न करने का समय प्रमाप समय निर्धारित किया जाता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर दिया जाता है कि इस कार्य को करने के स्टैंडर्ड टाइम है 6 घंटा। यदि बोनस की प्रति घंटा दर निर्धारण करते हैं, इसमें न्यूनतम बोनस निश्चित नहीं किया जाता है। एक श्रमिक द्वारा अर्जित बोनस का परिकलन निम्न सूत्र की सहायता से किया जाता है। एक फॉर्मूले के बेस पर लेबर को जो है पेमेंट किया जाता है। यदि उसने कम समय में उस कार्य को पूर्ण कर लिया है तो उसको बोनस के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाती है या अतिरिक्त उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। तो उसका फॉर्मूला है बोनस इक्वल्स टू या टोटल अर्निंग इक्वल्स टू रूट अंडर रूट स्टैंडर्ड आवर्स इज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ बोनस। यदि हम देखें कि एक उपकार्य को पूर्ण करने का प्रमाप समय 4 घंटे तथा बोनस की दर 0.5 रुपये प्रति घंटा है। यदि एक श्रमिक द्वारा इस उपकार्य को पूरा करने में 3.5 घंटे लगे हों तो उसे मिलने वाले बोनस की गणना निम्न प्रकार होगी। कैसे होगी? बोनस इक्वल्स टू 4 घंटे इज मल्टीप्लाइड बाय 3.5 घंटे इज मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रुपीज़।
और जो आपके 4 आवर्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3.5 आवर्स से वो होगा अंडर रूट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रुपीज़। तो आपका आएगा 3.74 इन 2.5 इक्वल्स टू 1.87। इस रीति के अंतर्गत बोनस की परिगणना बहुत जटिल है, अतः इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसके बाद में हम देखें ग्रुप बोनस प्लान्स। ग्रुप बोनस प्लान्स कौन कौन से हैं? उसमें है, पहला है प्रिस्टमैन्स प्रोडक्शन बोनस प्लान। प्रिस्टमैन्स प्रोडक्शन बोनस प्लान, स्केलन टाउन और प्रॉफिट शेयरिंग एंड को पार्टनरशिप स्कीम। अब इसमें आपका आ जाएगा कि जो सबसे पहले है प्रिस्टमैन बोनस स्कीम। तो इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण कारखाने का 1 महीने का प्रमाप उत्पादन निर्धारित कर दिया जाता है। यदि श्रमिकों द्वारा किया गया वास्तविक उत्पादन इससे अधिक होता है तो उनको आगामी माह बोनस के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है। यह अतिरिक्त पारिश्रमिक श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी के प्रतिशत के रूप में मिलता है और यह प्रतिशत वही होता है जो अतिरिक्त उत्पादन का प्रमाप उत्पादन से होता है। यदि श्रमिकों के समूह ने प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन किया है तो उसको समय अनुसार मजदूरी दे दी जाती है। उसको समय अनुसार क्या किया जाता है? मजदूरी दे दी जाती है। इसके अलावा हम ये देखें कि इस योजना का लाभ जो है वो क्या है? एक लाभ विभाजन योजना में क्या होगा? यह योजना पर्याप्त मात्रा में प्रचलन में है। इसके अंतर्गत उत्पादन संस्था द्वारा अर्जित लाभ में से स्वामियों को निश्चित अंश लाभांश देने के पश्चात कुछ अंश श्रमिकों को अधिलाभांश के रूप में दिया जाता है। अधिलाभांश दर श्रमिकों की सेवा अवधि एवं पारिश्रमिक दर पर निर्भर करती है। अधिलाभांश राशि नकद में भुगतान कर दी जाती है अथवा उसे श्रमिक के प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिया जाता है। Under this plan, bonus is paid at a constant proportion of the added value of output to the workers who are responsible for the increase in value. The main objective of this plan is to encourage the foremen and workers to reduce the cost. ये क्या करते हैं? वो लेबर को इनकरेज करते हैं। किसके लिए इनकरेज करते हैं? कि कॉस्ट में कमी आए। A standard labor cost per unit is fixed for a particular period, and if actual labor cost is less than the standard labor cost, 50% of the total saving in labor is divided among the workers and foremen in ratios of their profit sharing and co-partnership schemes. The purpose of introducing these schemes is to strengthen the loyalty of employees to the firm. Workers can be given their share of profits in the form of cash or shares in the company. If a part of profit is paid in cash, it is known as profit sharing, and if a part of profit is paid the form of shares, it is known as co-partnership. तो इसके अलावा हम ये देखें कि जो लाभ हैं इस योजना के वो कौन कौन से हैं? कि श्रमिकों को अधिलाभांश का भुगतान संस्था के लाभों पर निर्भर करता है। श्रमिक समय, सामग्री एवं यंत्रों का उपयोग सावधानी से करते हैं। इस योजना के प्रभाव से श्रमिक उत्पादन संस्था से निकट का संबंध समझने लगते हैं। श्रमिक न तो अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहते हैं और न संस्था को त्याग कर अन्यत्र जाने का प्रयत्न करते हैं। इस योजना के अंतर्गत श्रम निकासी न्यूनतम रहती है। इस प्रकार संस्था के ऊपरी व्यय भी न्यूनतम रहते हैं। लेकिन कुछ इसके दोष भी हैं। अब दोष में क्या क्या आ जाएगा? कि श्रमिकों को अधिलाभांश कुशलता के स्थान पर निरंतर सेवा एवं उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है, अतः कुशल श्रमिक असंतुष्ट रहते हैं। अधिलाभांश का भुगतान वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। इससे श्रमिकों को प्रेरणा नहीं मिल पाती है
इस योजना के अंतर्गत अधिलाभांश भुगतान अनुचित हो सकता है। यह संभव है कि संस्था के लाभों में वृद्धि का कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के स्थान पर विक्रय विधि में परिवर्तन करना है। अधिलाभांश का भुगतान विक्रय अधिकारियों में उचित हो सकता है, श्रमिकों में नहीं। संस्था के लाभों के संबंध में श्रमिकों को संस्था की लेखा पुस्तकें देखने का अवसर नहीं दिया जाता है। इससे श्रमिकों को प्राप्त अधिलाभांश की राशि सदैव साधारण एवं अपर्याप्त प्रतीत होती है। वे नियोक्ता एवं प्रबंधकों पर संदेह करने लगते हैं। इससे कभी कभी नियोक्ता और श्रमिकों के संबंधों में कटुता भी आ जाती है। श्रम सहभागिता पद्धति, लेबर को पार्टनरशिप स्कीम। इस पद्धति में श्रमिकों को संस्था के स्वामियों की श्रेणी में रखने का प्रयत्न किया गया है। श्रमिकों को पारिश्रमिक तो दिया जाता है, उन्हें लाभ विभाजन योजना के अनुरूप लाभ में से लाभांश भी दिया जाता है, जिसका भुगतान नकद में न किया जाकर अंशों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार श्रमिक अंशधारी बन जाते हैं और वे प्रबंध में भी भाग लेने लगते हैं। अब इस जो स्कीम है, इसके अंदर क्या होगा कि जो श्रमिक हैं उनको अपने क्षमता से अधिक उपयोग करने पर और उनको जो अधिलाभ है वो उनको नकद में नहीं दिया जाकर किस रूप में दिया जाता है, अंशों के रूप में दिया जाता है। तो अंशों के रूप में देने से वो क्या बन जाते हैं, श्रमिक भी अंशधारी बन जाते हैं और वह प्रबंध में भी भाग लेने लगते हैं। तो ये स्कीम हो गई लेबर को पार्टनरशिप स्कीम, क्योंकि इसमें लेबर को अंशों में इनकी भागीदारी हो गई और अंशों में भागीदारी होने से ये अंशधारी बन गए। अंशधारी बनने से वे प्रबंध में भी भाग लेने की स्थिति में आ गए। तो ये हो गई को पार्टनरशिप स्कीम। अब इसके भी कुछ लाभ हैं। इस योजना द्वारा श्रमिकों का आत्मसम्मान जागृत होता है। श्रमिक स्वयं को संस्था का स्वामी एवं प्रबंधक समझने लगता है। वह महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करता है और निर्णयों में समुचित योगदान देता है। वास्तव में इस योजना के अंतर्गत श्रमिक तन मन से कार्य करता है। इससे संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। संस्था में सदैव सद्भावनापूर्ण वातावरण बना रहता है। इससे संस्था के कार्य में विघ्न नहीं आने पाता है। दोष भी है, यह योजना केवल मिश्रित पूंजी वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। श्रमिक अदूरदर्शी बन जाते हैं एवं संस्था के प्रबंध में अनावश्यक रूप से बाधा डालते हैं। कुछ गैर मौद्रिक प्रेरणाएं भी हैं। ये प्रेरणाएं श्रमिकों को नियुक्ति की शर्तों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न सुविधाओं के रूप में लागू की जाती है। इनका सीधा संबंध उत्पादन से नहीं होता है एवं इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं समस्त श्रमिकों को प्राप्त होती है। ऐसी सुविधाओं में से कुछ प्रमुख सुविधाएं निम्न प्रकार है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण। श्रमिकों के आश्रितों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए स्कूल आदि खोलना तथा आर्थिक सहायता देना। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। कैंटीन, सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन अथवा अल्पाहार उपलब्ध कराना। सामान्य सहायता एवं मनोरंजन, खेल कूद व मनोरंजन के साधन प्रदान करना, निवास व्यवस्था करना आदि। आदर्श पारिश्रमिक प्रणाली की विशेषताएं क्या होंगी? एक आदर्श पारिश्रमिक प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए सरल। श्रमिक अपने पारिश्रमिक का हिसाब सुगमतापूर्वक कर सके। दूसरा है न्यूनतम पारिश्रमिक का विश्वास। श्रमिक को ये विश्वास होना चाहिए कि उसका जीवन स्तर बनाए रखने हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक अवश्य मिलेगा। तीसरा, दोनों पक्षों को मान्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे दोनों पक्ष अर्थात श्रमिक तथा नियोक्ता पूर्णतया सहमत हो। कार्यकुशलता का पारितोषण। प्रणाली में यह गुण अवश्य होना चाहिए कि जो श्रमिक अन्य श्रमिकों से अधिक कुशल हों उसे अपनी कुशलता का उचित पारितोषिक मिले, जिससे दूसरे श्रमिक भी प्रोत्साहित हों। नेक्स्ट है मितव्ययी होना। प्रणाली स्वयं इतनी खर्चीली नहीं हो कि जिसका हिसाब किताब रखने में अधिक व्यय करना पड़े। तत्काल भुगतान। श्रमिकों को कार्य समाप्ति पर तत्काल उनके पारिश्रमिक का भुगतान मिले, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। यह एक आदर्श पारिश्रमिक प्रणाली की विशेषताएं हैं।